नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर अधिगम के प्रकार और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिए। कल हमने जो अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी। आज इस भाग के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। जैसे नंबर 1, गत्यात्मक अधिगम। नंबर 2, संज्ञानवादी या मूलक अधिगम। संज्ञानमूलक या संज्ञानवादी अधिगम। और नंबर 3 पर नाम आता है भावात्मक या संकल्पनात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम, संज्ञानवादी या संज्ञानमूलक अधिगम, भावनात्मक या संकलात्मक अधिगम, इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गत्यात्मक अधिगम के बारे में। गत्यात्मक अधिगम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो गत्यात्मक अधिगम है, इस गत्यात्मक अधिगम को पेशीय अधिगम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पेशीय अधिगम भी कहा जाता है, गामक अधिगम भी कहा जाता है, मूर्त अधिगम भी कहा जाता है और यांत्रिक अधिगम भी कहा जाता है। ये सभी इसी के नाम हैं। गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, पेशीय अधिगम, यांत्रिक अधिगम, ये सभी इसी के नाम है। ध्यान रखिएगा, गत्यात्मक मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ कार्य करते हुए सीखना, कुछ न कुछ क्रिया करते हुए सीखना, मन क्रिया द्वारा या कार्य द्वारा सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, सीधी सीधी बात है। क्रिया या कार्य करते हुए सीखना। ध्यान रखिएगा, गत्यात्मक अधिगम है क्रिया या कार्य करते हुए सीखना। क्रिया या कार्य करते हुए जब भी कोई व्यक्ति सीखता है, तो अगर उसे एक बार में नहीं सीखना आता है, तो उसे बार बार उस कार्य को, उस क्रिया को दोहराना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दोहरान या अभ्यास का अधिक महत्व है। दोहरान या अभ्यास का अधिक महत्व है। गत्यात्मक अधिगम का मतलब हुआ कि बार बार अभ्यास करने से वह कार्य या क्रिया करना आप सीख ही जाएंगे। अब यहां पर अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल है। जैसे वायलिन या पियानो बजाना,
जैसे क्रिकेट 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 खेलना या बैडमिंटन खेलना, जैसे साइकिल चलाना। इन सब में आप देखिएगा हमारी पेशियों का इस्तेमाल होता है। वायलिन बजाते समय, पियानो बजाते समय, क्रिकेट खेलते समय, साइकिल चलाते समय हमारी पेशियां कार्य करती हैं। यंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है और गामक, गामक का मतलब हम कार्य को गति से कर रहे होते हैं। तो आप देखिएगा क्रिया करते हुए या कार्य करते हुए सीखना, दोहरान या अभ्यास का अधिक महत्व होता है। अगर बार बार दोहरान करेंगे या अभ्यास करेंगे तो वायलिन बजाना या पियानो बजाना या क्रिकेट खेलना या साइकिल चलाना सीख पाएंगे। एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीखा जाता, कई बार गिरना पड़ता है, तब जाकर के हम सीखते हैं। तो ये तमाम बातें आ गई है गत्यात्मक अधिगम के अंदर। अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं। नंबर 2 के अंदर आता है संज्ञान मूलक या संज्ञानवादी अधिगम। संज्ञान मूलक या संज्ञानवादी अधिगम, यहां शब्द पकड़ना है संज्ञान। संज्ञान के लिए यहां मानसिक प्रत्यक्षात्मक, लिख देता हूं मैं, मानसिक प्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहलाता है। मानसिक प्रत्यक्षात्मक अधिगम भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसे समस्या समाधान अधिगम भी कह सकते हैं, कर्मेंद्रीय अधिगम भी कह सकते हैं। समस्या समाधान अधिगम, कर्मेंद्रीय अधिगम यह भी कहा जाता है। मानसिक प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम कहते हैं, कर्मेंद्रीय अधिगम कहते हैं। ये तीनों नाम संज्ञानवादी अधिगम के ही आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि संज्ञानवादी जो अधिगम होता है इसके अंदर होता क्या क्या है। तो पहली बात, हमें प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यय मन विचार, क्या विचार करना है इसका ज्ञान हो जाता है। विचारों में कैसे बदलाव होगा, कैसे परिवर्तन होगा, इसका पता चल जाता है। दूसरी बात आती है यहीं पर कि हमें सिर्फ तथ्यों की जानकारी मिलती है इसके अंदर, सिर्फ तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात आती है संज्ञान मूलक या संज्ञानवादी अधिगम किस किस तरीके से हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे भाषण देना, मन में जो विचार आया वो तमाम बोलने के द्वारा, भाषण के द्वारा प्रेजेंट कर देना, भाषण देना। निबंध लिखना, मन में जो भी विचार आए उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पेपर पर लिख देना, निबंध लिखना। ये भी, अब देखो, भाषण भी हम सोच सोच के देते हैं, मानसिक क्रिया करते हुए, जो जो शब्द दिमाग में आए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें। और निबंध में भी बहुत ही अच्छे से शब्द, उत्कृष्ट शैली के शब्दों को हम लोग निबंध के माध्यम से रखते हैं। भाषा जो होती है हमारी उच्च स्तरीय होती है निबंध के अंदर। अब तीसरी जो बात आती है यहां पर, चिंतन करना। चिंतन करना, अब देखिए, भाषण देना भी मानसिक कार्य है क्योंकि सोच समझ के देना होता है।
निबंध लिखना ये भी मानसिक कार्य है क्योंकि सोच समझ के लिखना होता है, और चिंतन करना ये भी मानसिक कार्य है क्योंकि चिंतन भी सोच के साथ साथ होता है। अलग अलग बातों पर सोच विचार कर चिंतन किया जाता है। तो ये तमाम बातें आती है संज्ञानवादी अधिगम के अंदर। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये प्रत्यय का ज्ञान करवा देता है, सिर्फ तथ्यों की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा, भाषण देना, निबंध लिखना, चिंतन करना, ये सभी इसके उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार भावात्मक या संकल्पनात्मक नात्मक अधिगम। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें चिंतन करना, ध्यान रखिएगा, इसमें चिंतन करना, सोचना, विचार करना, दृष्टिकोण बनाना, और जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं, अन्य व्यक्तियों से मिलते हैं, तो हमारे चिंतन करने का तरीका बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है, विचार करने का तरीका बदलता है, और हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं भावात्मक या संकल्पनात्मक अधिगम। तो अधिगम के हमने 3 प्रकारों के बारे में यहां पर बात की है। ध्यान रखिएगा, इन सब में परिवर्तन हो जाता है भावनात्मक या संकल्पनात्मक जो अधिगम के प्रकार हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके अंदर जो सबसे पहला तत्व आता है वो आता है सीखने की इच्छा। उसके बाद में नंबर 2 पर हम रख सकते हैं बुद्धि को। नंबर 3 पर हम रखेंगे स्वास्थ्य व उम्र को। नंबर 4 पर हम रख सकते हैं परिपक्वता। नंबर 5 पर हम रख सकते हैं प्रेरणा। याद रखिएगा, प्रेरणा। उसके बाद में नंबर 6 पर हम रखने वाले हैं अभिवृत्ति। फिर नंबर 7 पर हम रखने वाले हैं सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता। फिर नंबर 8 पर रखते हैं विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या है? फिर नंबर 9 पर रख सकते हैं अभी क्षमता, और नंबर 10 पर हम लेकर के आ जाते हैं सीखने की विधि। सीखने की विधि। सीखने की विधि। इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने की इच्छा। प्रश्न आता है सर्वाधिक अधिगम कब होता है? तो कब होता है? लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा सर्वाधिक अधिगम होता है। प्रश्न आता है सर्वाधिक अधिगम कब होता है? उत्तर होगा लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा। कोई भी बालक सीखना कितना चाहता है, उसमें भूख कितनी है, जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा वो लर्न करेगा, उतना ज्यादा उसको अधिगम होगा। तो उसकी स्वयं की इच्छा कितनी है? अगर उस स्वयं की सीखने की इच्छा है तो ही वो सीख पाएगा, इच्छा नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। दूसरी बात आती है बुद्धि। एक तो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, एक होते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। तो प्रतिभाशाली बालक जल्दी सीखते हैं, तेजी से सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिभाशाली और एक होता है मंद या जड़ बुद्धि। तो ये तेज सीखेगा, तेजी से सीखेगा, और ये धीरे धीरे सीखेगा, ये बड़ा अंतर होता है। तो बुद्धि, ध्यान रखिएगा, बुद्धि, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्यादा है वो अधिगम जल्दी करेगा, तेजी से करेगा, हर हाल में कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 25 के बीच में है, अब वो कैसे अधिगम करेगा? वो अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य एवं उम्र। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में, याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों का अगर अच्छा है तो उसे अधिगम भी अच्छा होगा। फिर दूसरी बात आती है उम्र। तो हम सभी जानते हैं शिशु से ज्यादा बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था से ज्यादा किशोर अवस्था में अधिगम होता है। शिशु से ज्यादा इसको अधिगम होगा और बाल्य या बालक से ज्यादा किशोर को अधिगम होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम तेजी से होता है। फिर हम बात करते हैं परिपक्वता, ये इसी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा परिपक्व यह है तो सर्वाधिक अधिगम किशोर को होगा। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे बालक तेजी से अधिगम करना सीखता है। फिर बात आती है प्रेरणा। ध्यान रखिएगा, जो प्रेरणा होती है ये एक आंतरिक शक्ति होती है प्रेरणा, और ये हमें सीखने के लिए तैयार करती है अंदर से ही। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो अधिगम के लिए हमें अंदर से उत्तेजित करती है, अंदर से तैयार करती है, तत्पर करती है। तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा का होना भी आवश्यक है अधिगम में। उसके बाद में बात आती है अभिवृत्ति की। बात आती है अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति या प्रवृत्ति, जिस बच्चे की अभिवृत्ति जैसी होगी वह बच्चा उस हिसाब से सीखेगा। अभिवृत्ति से यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि किसी भी बच्चे का एटीट्यूड कैसा है। बालक का अपना एक एटीट्यूड होता है और वह बालक अपनी अभिरुचि के अनुसार सीखता है। अलग अलग प्रकार की अभिरुचियां होती है, ध्यान रखिएगा। तो बालक की अभिवृत्ति या प्रवृत्ति जो होती है उसके अनुसार बालक सीखता है। बहुत सारे बालक तेज तर्राट होते हैं, वो जल्दी अधिगम करते हैं। बहुत सारे बालक ढीले ढाले होते हैं, वो बिल्कुल मंद गति से या धीरे धीरे सीखते हैं। उसके बाद बात आती है सीखने की तत्परता। थॉर्नडाइक ने अधिगम के
8 सिद्धांत बताए और उन 8 को 2 भागों में बांटा, सीखने के मुख्य सिद्धांत और सीखने के गौण सिद्धांत। मुख्य सिद्धांतों के अंदर जो थॉर्नडाइक ने पहला सिद्धांत लिया वह सिद्धांत था तत्परता का सिद्धांत। तो कोई भी बालक सीखने के लिए कितना तत्पर है उतना ज्यादा अधिगम करेगा। याद रखिएगा, घोड़े को तालाब तक लाया जा सकता है, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पाया जा सकता। उसी प्रकार से अगर कोई बालक सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसे सिखाया भी नहीं जा सकता। सीखने के लिए तत्पर होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है विशेष सामग्री। विशेष सामग्री क्या बच्चों के स्तर के अनुकूल है? अगर विशेष सामग्री बच्चों के स्तर के अनुकूल है तो बच्चा बढ़िया सीखेगा, अधिगम उसको अच्छा होगा। और याद रहे, विशेष सामग्री सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए ताकि बच्चे शुरुआत में सरल सरल चीजें सीख सकें और बाद में वह कठिन बातों को भी सीख सके। तो विशेष सामग्री सरल से जटिल की ओर बनाई हुई होनी चाहिए और बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, तो अधिगम ज्यादा होगा। फिर बात आती है अभिक्षमता की। अभिक्षमता एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड देखो, पहले हमने अभिवृत्ति की बात करी, एटीट्यूड की, अब हम बात कर रहे हैं अभिक्षमता। ये एप्टीट्यूड है। अभिक्षमता जन्मजात होती है बालक के अंदर। अभिक्षमता जन्मजात होती है बालक के अंदर। और याद रखिएगा, बच्चे को अच्छे अवसर देकर, बच्चे को प्रशिक्षण देकर के अभिक्षमता को विकसित किया जा सकता है। अभिक्षमता को विकसित किया जा सकता है। जैसे एक संगीतज्ञ के घर में एक बालक का जन्म हुआ तो उसके बच्चे के अंदर संगीतज्ञ वाले गुण तो जन्म जाती हैं, लेकिन अब अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है। तो ये अभिक्षमता के अंदर ही आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई यांत्रिक, जैसे पियानो बजाना, वायलिन बजाना, तो इसे प्रैक्टिस के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या बढ़िया मंच देकर के, बड़ा अवसर देकर के उसे कुशलता लाई जा सकती है, उसे विकसित किया जा सकता है, उसे श्रेष्ठ कलाकार बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि प्रशिक्षण के द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए तो वे अपने अंदर के हुनर को आप लोगों के सामने रख पाएंगे। तो अभिक्षमता जो होती है ये जन्मजात होती है और अवसर और प्रशिक्षण के द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सीखने की विधि। जो बालक सीखता है उसकी विधि जो होती है वो भी जरूर होती है। जैसे भाषा सीखना है अगर किसी को, तो उसका एक निश्चित क्रम है, और क्रम क्या होगा? सु, बो, प, ली। ये एक निश्चित क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी को भाषा सीखना है तो विधि यही होगी, ये क्रम से सीखा जाएगा, व्यवस्थित सीखा जाएगा। और क्रम से सीखना और व्यवस्थित सीखना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, ध्यान रखिएगा। तो सीखने की विधि भी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सीखने की विधि जो है सरल होनी चाहिए। एक चीज और इसमें कि बच्चों को रटंत पद्धति के द्वारा नहीं सिखाना चाहिए, अधिगम नहीं कराना चाहिए, बल्कि बच्चों को समझ समझ करके सीखना चाहिए। क्योंकि रटंत पद्धति का सीखा हुआ जल्दी भूल जाते हैं और समझ करके सीखा हुआ, किसी भी कार्य को करके सीखा हुआ लंबे समय तक टिकता है, ज्यादा समय तक याद रहता है। तो अधिगम के प्रभावित करने वाले तत्वों में अभी हमने 10 पॉइंटों को, 10 कारकों को डिस्कशन किया है। अगले पॉइंट देखते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है 11वां बिंदु, विशेष सामग्री। 12वां बिंदु, सीखने का समय। 13वां बिंदु,
वातावरण, 14वां परिणाम का ज्ञान, 15वां बिंदु अध्यापक की संप्रेषण शक्ति, और 16वां बिंदु हो जाएगा शिक्षक की विषय पर पकड़। अब हम इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी विषय सामग्री, तो ध्यान रखिएगा विषय सामग्री हमेशा सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। सीखने का समय हम जानते हैं जब विद्यालय के प्रारंभिक जो कालांश होते हैं, उन प्रारंभिक कालांशों के अंदर जैसे जो बोर्ड क्लास की अगर मैं बात करूं, जैसे 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो जो 8 कालांश होंगे ये हाफ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला पीरियड गणित, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा विज्ञान, चौथा संस्कृत। लंच से पहले ध्यान रखिएगा मिड टाइम से पहले भारी विषयों को रखा जाता है, क्योंकि उस समय बच्चों में उत्साह होता है, बच्चों का मानसिक तनाव कम होता है और फ्रेश माइंड के अंदर इन जटिल विषयों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ध्यान रखिएगा सीखने के समय की बात हो रही है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो 5वें में जैसे सामाजिक ज्ञान हो गया, 6ठे में हिंदी हो गया, है ना, 7वें के अंदर कला शिक्षा, 8वें के अंदर हो जाएगा खेल। तो जो सबसे सरल विषय होते हैं वो सबसे अंत में रखे जाते हैं, जो सबसे जटिल विषय होते हैं वो प्रारंभ में विद्यालय शुरू होते समय रखे जाते हैं। उससे बच्चों को अच्छे से अधिगम कराया जा सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। फिर बात करते हैं वातावरण। अधिगम, श्रेष्ठ अधिगम के लिए उचित हवा, उचित प्रकाश, बैठने की अच्छी व्यवस्था, कक्षा जो है उसके अंदर प्रकाश होना चाहिए, हवा आने के लिए खिड़कियां होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, तो अधिगम बहुत अच्छा होगा। फिर परिणाम का ज्ञान, अगर कोई भी बच्चा अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, तो उसे समय समय पर उसने कितना सीखा है उसकी प्रगति का ज्ञान उसको करा दिया जाना चाहिए। उससे उस बच्चे के सीखने की गति में तेजी आएगी, अपने अंदर वो जल्दी जल्दी सुधार करेगा और बहुत तेजी से उसको अधिगम होगा। फिर बात आती है अध्यापक की संप्रेषण शक्ति। जो टीचर जो विषय पढ़ा रहा है, क्या उसको वो विषय पढ़ाना आता है या पढ़ाना नहीं आता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो विषय शिक्षक पढ़ा रहा है उस विषय में उस शिक्षक को उस विषय से संबंधित, उस कंटेंट से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं है, उसमें वो पारंगत नहीं है, उसे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे अध्यापक हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। तो अध्यापक की संप्रेषण शक्ति, अध्यापक अपना जो संदेश देना चाहता है, बच्चों को जो चीज पढ़ाना चाहता है, जो चीज लर्न करवाना चाहता है, क्या वो लर्न करवा पा रहा है। अगर वो लर्न करवा पा रहा है, अगर वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है, तभी माना जाएगा कि उसे अच्छा पढ़ाना आता है। फिर बात होती है शिक्षक की विषय पर पकड़। तो जो भी सब्जेक्ट या जो भी कंटेंट जो टीचर पढ़ाने वाला है उसकी उस शिक्षक के द्वारा पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जो विषय वस्तु आज वो पढ़ाने वाला है उसके बारे में आगे पीछे दाएं बाएं उसकी तमाम जानकारियां उस शिक्षक को होनी चाहिए, क्योंकि सामने बैठे हुए विद्यार्थी के मन में कई जिज्ञासाएं आती है और जब तक वो शिक्षक उन जिज्ञासाओं को शांत नहीं करेगा
तब तक वो एक अच्छा शिक्षक नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कमांड ओवर सब्जेक्ट भी होना चाहिए टीचर को, कम से कम अपने विषय का ज्ञाता तो होना ही चाहिए, तभी माना जाएगा कि उस शिक्षक की उस विषय पर अच्छी पकड़ है। तो ये तमाम कारक हैं अधिगम को प्रभावित करने के। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।